स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोहाइड्रेट्स, कल हमने कुछ इसकी टर्म्स पहले डिस्कस की थी कि मोलेकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या डिफरेंस है। एटम्स की अमाउंट्स को जो शो करता है वो होता है मोलेकुलर फार्मूला, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो एटम्स की अरेंजमेंट को शो करता है बाय डायग्राम। ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो ओपन चेन है उसके दोनों सिरे जब आपस में अटैच हो जाएं तो वो क्लोज स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। कल वाला हम थोड़ा सा देख रहे हैं। फिर हमने ये देखा था कि ये ओपन चेन थी, यहाँ से हमने गिनना शुरू किया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये जो कार्बन नंबर 1 से लेके 6 तक है सेम यही कार्बन रहती हैं और बस ये कार्बन नंबर 1 और 5 आपस में जुड़ जाती हैं ऐसे। ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 5 ऐसे जुड़ गए आपस में और इन्होंने रिंग बना लिया। अब जब हम ओपन में देख रहे होते हैं हम कहते हैं ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड पे कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और लेफ्ट साइड पे क्या है, हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 3 पे क्या है, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है, सॉरी राइट साइड पे हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यानी ओपन चेन में हम क्या देख रहे थे, राइट और लेफ्ट। जबकि हम जब रिंग स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कार्बन की अपर साइड पे है हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप या उसके बॉटम पे है, टॉप पे है या बॉटम पे है। तो जब हम रिंग स्ट्रक्चर होता है तो उसमें हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन की पोजीशन टॉप या बॉटम पे देखते हैं, जबकि इस चेन में हम देखते हैं, स्ट्रेट चेन में हम देखते हैं राइट और लेफ्ट पे। बाकी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है। और जब ये इस थर्ड कार्बन, ये जो कार्बन है ना, कार्बन नंबर 3, 1, 2, 3, कार्बन नंबर 3 पे ये जो कॉर्नर्स है ना, इस रिंग के कॉर्नर्स, ये कार्बन को शो कर रहे हैं। ये कॉर्नर जो है, किनारे जो हैं, ये कार्बन एटम को शो करते हैं। ठीक है। कि कार्बन के साथ अब किस किस ने बॉन्ड बनाए हुए, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो आप देखिए ये कार्बन है रिंग और एक साइड से ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, दूसरी साइड से ये किसके साथ अटैच है, एक और कार्बन के साथ अटैच है, तीसरी साइड से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है और चौथी साइड से ये यहाँ पे हाइड्रोजन है जो शो नहीं किया हुआ है, यहाँ सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप शो किए हुए हैं। अब यहाँ जो कार्बन नंबर 3 है ना, ये 1, 2, 3, ये जो थर्ड कॉर्नर है ये थर्ड कार्बन को शो कर रहा है। कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है ना, इसके चेंज होने से इसका नाम चेंज होता है अल्फा और बीटा। ठीक है। इसको आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कि टॉप बॉटम से कि बीटा लेफ्ट टॉप और अल्फा राइट बॉटम, ये फार्मूला होता है कि अगर अल्फा ग्लूकोज है तो अगर वो स्ट्रेट चेन में आप देख रहे हैं तो वो राइट साइड पे होगा और अगर रिंग में देख रहे हैं तो बॉटम पे होगा। ठीक है। लेकिन ये चीजें चलिए आपको याद, मैंने फार्मूला बोल दिया, अगर किसी का इंटरेस्ट हो इसको समझना चाहे तो हम इस पर मजीद बात कर लेंगे कि अल्फा राइट बॉटम, बीटा लेफ्ट टॉप। ठीक है। वो राइट लेफ्ट की हम बात कब करेंगे, जब स्ट्रेट चेन की बात होगी, और टॉप बॉटम की हम बात कब करेंगे, जब रिंग स्ट्रक्चर की बात होगी। तो बस आपने ये याद रखना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन कार्बन नंबर 3 पे चेंज हो तो हम इसको अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज इस बेस पे कहते हैं। ठीक है। बाकी और कोई याद रखने की इसमें ऐसा आपकी बात नहीं। बाकी हमने ये बात डिस्कस की थी कि दो ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं, दो मोनोमर्स मिलते हैं, मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं तो पॉली डाइसेक्राइड बनते हैं दो मोनोसेक्राइड्स के मिलने से, मोनोमीन 1, डाइमीन 2। और डाइसेक्राइड कौन सा बन रहा था, माल्टोज। और यही मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड जो है ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। और यही बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं बड़े पॉलीमर्स के। ये जो लार्जर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पॉलीमर्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, ये मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स मिलके पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। और ये जो मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स हैं यही सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। फिर हमने इसमें एक और चीज़ डिस्कस की थी, वो थी कि जिस तरह यहाँ पे माल्टोज, दो ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बन रहा है, इसी तरह अगर यहाँ पे एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज हो तो फिर उससे बनता है सुक्रोज और वही मार्केट शुगर है। ठीक है। और दो मोनोसेक्राइड जब आपस में जुड़ते हैं तो किस रिएक्शन से जुड़ते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन से, और इसके दौरान क्या होता है, वाटर रिलीज होता है।
और अगर हमने एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए इनको तोड़ना है, दोनों मोनोमर्स को अलग करना ताकि ग्लूकोज अलग-अलग हो और हम ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन कर लें, तो उस मकसद के लिए क्या होता है कि आपको वाटर ऐड करना पड़ता है। और जब आप वाटर ऐड करते हैं तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस की थी। फिर आज हमने जो बात करनी है पॉलीसेक्राइड्स से, कि पॉलीसेक्राइड्स किस तरह बन रहे हैं, मोनोसेक्राइड्स के कंबाइन करने से, मोनोसेक्राइड्स के जुड़ने से। अब बन तो ये मोनोसेक्राइड के जुड़ने से ही रहे हैं, लेकिन फर्क कहाँ पे आ रहा है कि मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स क्या थे, स्वीट इन टेस्ट थे, जबकि ये अनस्वीट है। वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स थे, ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो वाटर में सोल्यूबल थे जबकि ये वाटर में इनसोल्यूबल है। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं जबकि ये इनकी कोई क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं होती। इसकी आगे फिर तीन एग्जांपल हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। पॉलीसेक्राइड्स के ये तीन एग्जांपल हैं। ठीक है, अच्छा, ये आप हसीबुर रहमान इसको इरेजर के साथ रिमूव कीजिए, ये जो लाइन है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने कहा था कि हम क्यों पॉलीमर्स की सूरत में महफूज करते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज हमें रिक्वायर्ड होता है एनर्जी के लिए। हमने एनर्जी ऑब्टेन करनी है तो हमने किससे ऑब्टेन करनी है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज को हम मुख्तलिफ साइकिल्स में डालते हैं और वहां से फिर हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। अगर आपने एनर्जी के मकसद के लिए ग्लूकोज को अपनी बॉडी में डायरेक्टली स्टोर किया हो तो उससे फिर क्या मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो हो सकता है कि आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज अफेक्ट करे या फिर सेल की केमिस्ट्री को में इंटरफेयर करे। सेल की केमिस्ट्री मतलब सेल की कंपोजिशन में ये इंटरफेयर करे। वो इस तरह के सेल्स के अंदर जो साल्ट्स होते हैं या आयंस होते हैं वो स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन में होते हैं। जैसे आप कहते हो कि कैल्शियम या मैग्नीशियम ये बड़े वाइटल आयन हैं और बड़े बेनिफिशियल हैं आपकी बॉडी के लिए, और आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इन आयंस की ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट तो है कि ये आयन हमारे सेल्स में हों, लेकिन प्रॉपर कंसंट्रेशन में हो तभी ये बेनिफिशियल है। अगर ये कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं तो कमी हो या ज़्यादती दोनों चीज़ें हार्मफुल होती हैं। तो सेल्स के अंदर फिर हम इस वजह से ग्लूकोज को, आयन को, साल्ट्स को इसी तरह सेल्स के अंदर नहीं डंप कर सकते। ठीक है, दूसरी वजह इसकी ये होती है कि जब साल्ट होता है, साल्ट सेल के अंदर होगा तो बाहर से पानी अंदर आएगा सेल के, तो सेल फूल जाएगा। ठीक है, सेल नॉर्मल नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से अगर ये एग्जांपल लें कि आप किसी चीज पे नमक छिड़कते हैं तो उस साइड में पानी आ जाता है ना, तो नमक जहाँ पे होता है, जैसे अगर आप प्याजों पे नमक छिड़के तो पानी बाहर निकल आता है ना प्याजों से, या आप मूली पे नमक लगाएं तो उसमें से भी पानी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो जिस या जब मैरिनेट करते हैं कुकिंग करते हुए चीजों को तो उसमें हम मिसाले लगाते हैं तो उसमें से भी आप देखते होंगे पानी बाहर आया हुआ है। तो जिस साइड पे भी साल्ट्स की, आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर उस साइड पे मूव करता है। अगर हम अपने सेल में ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं कि हमने जिससे एनर्जी ऑब्टेन करनी है तो हम डायरेक्टली ग्लूकोज को स्टोर करते हैं तो फिर ये ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करेगा, वाटर जो है वो हमारे सेल्स में रश करेगा। तो इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए फिर हमारी जो सॉल्यूशन हमारी बॉडी ने निकाला है वो ये है कि वो ग्लूकोज को आपस में जोड़ लेती है, सारे मोनोमर्स को जोड़ लेती है और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेती है। वो मॉलिक्यूल चूंकि वाटर में इनसोल्यूबल है और वो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज को भी इफेक्ट नहीं कर रहा, वो सेल की केमिस्ट्री को भी नहीं चेंज कर रहा, तो इस वजह से फिर बॉडी जो है वो ग्लूकोज मोनोमर्स को चेंज कर लेती है पॉलीमर्स में। जी फैसल इकबाल। मैम ये ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज और ऑस्मोसिस जो है ना, ऑस्मोसिस का मतलब होता है, बल्कि आप अगर अपने सब्जेक्ट के हवाले से मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं कि जिस तरह हम पिछले दिनों होम्योस्टेसिस में पढ़े थे उसमें हमने एक वर्ड यूज किया था ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये है कि बॉडी में, सेल्स में साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। ठीक है, साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अगर वाटर आपकी बॉडी में कम हो रहा हो तो बॉडी उसको भी मेंटेन करती है, चाहे वो आप पानी पी के उसको मेंटेन करें या इंटरनली कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि उनसे वाटर रिलीज होता है। जैसे हमने पीछे भी यहाँ भी देखा है कि यहाँ पे जब आप दो मोनोमर्स को जोड़ते हैं तो इस दौरान वाटर रिलीज होता है।
तो फिर ऐसे रिएक्शन भी होते हैं बॉडी के अंदर कि वाटर की रिक्वायरमेंट बॉडी की जो है वो पूरी की जाए और आप वाटर इनटेक से भी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो ऑस्मोसिस से रिलेटेड होती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड होती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि साल्ट्स और आयंस की कंसेंट्रेशन को मेंटेन करना। ठीक है, तो जब फिर हम अच्छा ओके मैम। जो हम बात कर रहे थे कि सेल की केमिस्ट्री भी ना चेंज हो और ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज भी ना इफेक्ट हो, तो फिर क्या सेल्स ने हल क्या निकाला इन मसाइल से निपटने का? सेल क्या करते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बना लेते हैं। अब पॉलीसेक्राइड्स कौन से हो सकते हैं? जैसे हमने पीछे देखा, वो ग्लाइकोजन हो सकते हैं, वो स्टार्च हो सकते हैं, वो सेलुलोज हो सकता है। अब अगर स्टार्च जो है उसको आप देखें या ग्लाइकोजन को देखें या सेलुलोज को देखें, तो ये तीनों जो है ये तीनों के तीनों ही ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। अगर तीनों ही ग्लूकोज से मिलकर बने तो फर्क फिर कहाँ पे आ रहा है? फर्क होता है इनके स्ट्रक्चर में और इनकी प्रॉपर्टीज में, वो हम आगे देख लेते हैं। अब याद रखने की यहाँ बात आपके लिए ये भी है कि जो दो स्टोरेज हैं पॉलीमर्स, जो स्टोरेज पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो स्टार्च और ग्लाइकोजन है। ठीक है, वो सेलुलोज नहीं है एनर्जी स्टोरेज के लिए, स्टार्च और ग्लाइकोजन है एनर्जी स्टोरेज के लिए। स्टार्च कहाँ पे एनर्जी स्टोर कर रहा है? किन सेल्स में? प्लांट सेल्स में। और एनिमल सेल्स में कौन एनर्जी स्टोर कर रहा है? ग्लाइकोजन। ठीक है, तो जब भी फिर हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो आराम से ग्लाइकोजन को तोड़ेगी, एंजाइम जो है वो उनको ब्रेक डाउन करेंगे ग्लाइकोजन की, ग्लूकोज ऑब्टेन हो जाएंगे, ग्लूकोज को हम मुख्तलिफ साइकिल्स में डाल देंगे और उनसे एनर्जी ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, अब ये जो तीनों हमने स्टार्च और ग्लाइकोजन की बात की है और सेलुलोज की बात की, अब हम इनका वन बाय वन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टार्च क्या होती है? इसमें दो सब्सटेंसेस होती हैं, दो सब्सटेंसेस का ये मिक्सचर होती है। पहली सब्सटेंस कौन सी होती है? इमाइलोज, और दूसरी होती है इमाइलोपेक्टिन। हमने ये कहा कि स्टार्च बनती है, ये कोई भी पॉलीमर बनता है मोनोमर्स के जुड़ने से। अब हमें नजर आ रहा है ये भी मोनोमर है, एक ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, यानी चार ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं और लिंकेज है इनकी अल्फा 1,4 लिंकेज। 1,4 जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कार्बन नंबर 1 है ये इस ग्लूकोज का और इसका का कार्बन नंबर 4 है। यहाँ से आप गिनना शुरू शुरू करें, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपस में कौन से कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं? कार्बन नंबर 1 और इधर से कार्बन नंबर 4। तो इस लिंकेज को हम कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आप ये देखिए, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से स्टार्च जो है ये बन रही है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज क्या हो रही है? अगर इस तरह हो ना अनब्रांच, इसमें कोई और ब्रांच नहीं है, कोई शाख नहीं है, सीधी चेन है, अनब्रांच्ड चेन है, तो इसको कहते हैं एमाइलोज। लेकिन अगर इसी एमाइलोज के ऊपर इसके कार्बन नंबर 6, जो चेन के बाहर 6 कार्बन यहाँ मौजूद है, अगर इस कार्बन नंबर 6 के साथ कोई और ग्लूकोज है, उसका कार्बन नंबर 1 बॉन्ड बना ले, कार्बन नंबर 1 और 6 के दरमियान अगर इस तरह से बॉन्ड बन जाए, तो उस ये भी अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, लेकिन इसको हम कहेंगे 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,6, क्योंकि ये ग्लूकोज कौन से हैं? अल्फा ग्लूकोज है। तो ये अल्फा 1,4 लिंकेज थी जो इस चेन में थी, स्ट्रेट चेन में। और जहां पे शाख ने जुड़ना है, ब्रांच ने जुड़ना है, ग्लूकोज की छोटी छोटी छोटे छोटे पीसीज ने जुड़ना है, बड़ी चेन के साथ जुड़ना है, उस वो होती है लिंकेज 1,6 लिंकेज। ठीक है, अब ये जो है, ये जो ब्रांचिंग जहाँ पे हो रही है, ये सब्सटेंस कौन सी है स्टार्च की? ये है एमाइलोपेक्टिन। लेकिन जो एमाइलोज है वो कौन सी है? अल्फा 1,4 लिंकेज वाली स्ट्रेट चेन, अनब्रांच्ड चेन। ठीक है, स्ट्रेट तो ये भी है लेकिन ये ब्रांच है, ये इसकी शाख है, बड़ी चेन है और इसकी छोटी सी शाख है, छोटी सी ब्रांच है। और ये इसके साथ किस लिंकेज से जुड़ी है? अल्फा 1,6 लिंकेज से जुड़ी है। ठीक है, अच्छा, अब ग्लाइको ये तो हो गई स्टार्च, इसमें दो सब्सटेंसेस हैं, एमाइलोज और इमाइलोपेक्टिन। जबकि ग्लाइकोजन जो है वो भी ग्लूकोज, आपको देखें, आपको ग्लूकोज ही सब यूनिट्स नजर आ रहे हैं ना सारे, लेकिन ग्लूकोज क्या है? ये बिल्कुल माइलोपेक्टिन जैसी होती है। यानी जिस तरह आप माइलोपेक्टिन में देख रहे हैं ना कि एक अनब्रांच्ड चेन है और उसके ऊपर ब्रांचिंग हुई हुई है। ठीक है, जहाँ ब्रांचिंग हुई हुई है वो 6 कार्बन के साथ हुई है, 1,6 कार्बन, ये 6 कार्बन और इस ग्लूकोज का ये 1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन। तो 1,6 लिंकेज से ब्रांचिंग हुई हुई है ग्लाइकोजन में भी। ठीक है, तो फिर इसको हम ग्लाइकोजन क्यों कह रहे हैं? इसको हम माइलोपेक्टिन भी तो कह सकते हैं ना, लेकिन हम इसको ग्लाइकोजन इस वजह से कह रहे हैं कि इसमें जो
ग्लाइकोजिन और इमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस ये होता है कि इमाइलोपेक्टिन इसमें ग्लाइकोजिन में एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा न्यूमरस होती है। ठीक है, branching is more numerous in glycogen as compared to starch as compared to amylopectin. इमाइलोपेक्टिन में ज्यादा ब्रांचिंग नहीं है, कहीं कहीं है, लेकिन ग्लाइकोजिन में ज्यादा ब्रांचिंग होती है। ठीक है, तो ये फर्क है फिर इमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजिन में, वरना तो इमाइलोपेक्टिन में भी ब्रांचिंग है और ग्लाइकोजिन में भी ब्रांचिंग है। ठीक है, फर्क तो इमाइलोज और इमाइलोपेक्टिन में ना कि इमाइलोज में ब्रांचिंग नहीं है, सिर्फ इस तरह स्ट्रेट चेन होती है, जबकि इमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग भी होती है। इसी तरह ग्लाइकोजिन में भी ब्रांचिंग होती है, लेकिन ये ब्रांचेस जो है ज्यादा होती है, मोर न्यूमरस होती है एज कम्पेयर टू स्टार्च। यहाँ देख के आपको ज्यादा अच्छे से अंदाजा हो सकता है कि ये जो है स्टार्च, स्टार्च किन में एनर्जी स्टोरेज पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है, प्लांट सेल्स में। यहाँ आप देखिए, अब इसके ऊपर भी ब्रांचिंग है, ये एक लंबी चेन है ना, चेन, इस चेन के साथ आप देखिए ये इसकी शाखाएं हैं, छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, ये तीन इसके साथ अटैच है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि ये कहीं कहीं है। ठीक है, स्टार्च में, अब इसकी एग्जांपल आप ये जो स्टार्च है ना, ये पोटैटो में होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजिन लीवर में होती है। ठीक है, लीवर सेल्स में होती है। अब यहाँ पे आप देखिए ये चेन है, चेन, लेकिन उसके ऊपर ब्रांचिंग कितनी ज्यादा है, यहाँ ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, ये ब्रांच है। ठीक है, ये ब्रांच है, तो ब्रांचिंग जो है वो बहुत ज्यादा है ग्लाइकोजिन में। ठीक है, स्ट्रक्चर को देख के भी आपको अंदाजा हो गया होगा। अच्छा, अब आप सेलुलोज को देखिए, सेलुलोज जो है ना, ये स्टोरेज पर्पसेस के लिए नहीं होता, इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है। ठीक है, और हमारा जो प्लेनेट अर्थ है उस पे मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल जो है ना वो सेलुलोज है। ठीक है, अब सेलुलोज जो है ये प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। मैं कहती हूँ कि इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है, यानी ये स्ट्रक्चर्स में अपना रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चर बनाने में। तो ये प्लांट की सेल वॉल में होता है, चूंकि ये मैकेनिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी अगर इस पे प्रेशर अप्लाई किया जाए या फिजिकल अग्रेशन यानी फिजिकल फोर्सेस अगर आप एक्सर्ट करते भी हैं ना, तो ये स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है, ये इतनी जल्दी डैमेज नहीं होता, इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होती इसमें, तो इसलिए इसका मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से रेट ऑफ ब्रेक डाउन जो है वो स्लो होता है सेलुलोज में। ठीक है, अच्छा, चूंकि ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग है तो ये फिर प्लांट्स में सेल्स में सेल वॉल बनाता है। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है, अब ये देखें, ये अब आपको इमाइलोज की तरह स्ट्रेट चेन नजर आ रही है ना, बिल्कुल वैसी ही चेन है, लेकिन अगर आप इसमें गौर करें ना तो आपको एक चीज नजर आएगी, फर्क नजर आएगा कि यहाँ पे जो ग्लूकोज इस्तेमाल हुए हैं वो बीटा ग्लूकोज है। ठीक है, बीटा ग्लूकोज है। ये देखिए कार्बन, ये जो ग्लूकोज है इसको रिवर्स किया हुआ है। ये देखिए, इस कार्बन का मूल, ये इस कार्बन के आप देखिए ना, ये कार्बन नंबर 6 जो है ये नीचे है, इसका कार्बन नंबर 6 ऊपर है। ऐसे था ना ग्लूकोज, वो जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, ये कार्बन नंबर 1 एक कार्बन पे, फिर सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और रिंग के बाद कार्बन नंबर 6। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इसका कार्बन नंबर 6 नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से ये बीटा लिंकेज से ये वाले बॉन्ड जो है ये कनेक्टेड है, ये जो मोनोमर्स है ये बीटा लिंकेज से कनेक्टेड है अल्फा 1,4 लिंकेज ही। ठीक है, कार्बन नंबर, अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन नंबर 4 है, अगर आप यहाँ से गिनना शुरू करें 1 2 3 4, ठीक है, ये फिफ्थ और रिंग के बाद 6, तो ये कार्बन नंबर 4 है, और ये जो है ये ऑक्सीजन से आगे आप गिनना शुरू करें ना क्लॉकवाइज, तो कार्बन नंबर 1, अब लिंकेज 1 4 ही है, लेकिन फर्क क्या है कि ये बीटा ग्लूकोज है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी बीटा है 1,4 लिंकेज, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 ही लिंकेज में इन्वॉल्व है, लेकिन कौन से ग्लूकोज सब यूनिट्स जो है वो कौन से हैं, वो है बीटा। तो कौन सी लिंकेज हुई है, बीटा 1,4 लिंकेज। तो सेलुलोज जो है ये इमाइलोज जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर है तो स्ट्रेट चेन, लेकिन फर्क क्या है, बीटा 1,4 लिंकेज है, अल्फा 1,4 लिंकेज नहीं, यानी जो ग्लूकोज सब यूनिट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो बीटा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज नहीं है। ठीक है, अब चूंकि ये इस तरह से अरेंज होते हैं, तो इस अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। एक चेन ये है, दूसरी चेन अब यहाँ पे इसके नीचे पड़ी हुई होगी, तीसरी इससे ऊपर पड़ी होगी, चौथी उसके ऊपर पड़ी होगी। अब ये चेन एक दूसरे के ऊपर स्टैक फॉर्म में हो,
तो ये इनकी ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर हाइड्रोजन एक्सपोज है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है यहाँ पे। चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है तो इस वजह से ये बड़े स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होते हैं, और मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये फिर सेल वॉल में भी बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए, अब इनका आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा कि ये स्टार्च है, ठीक है, ये उसकी स्ट्रेट चेन इमाइलोज, और अगर उसके ऊपर ब्रांच आ गई तो फिर इस पूरे को हम कहेंगे ये इमाइलोपेक्टिन है। ठीक है, मॉडरेटली ब्रांच्ड है ये। ठीक है, लेकिन ग्लाइकोजन आप देखिए हाईली ब्रांच्ड चेन है। ठीक है, और सेलुलोज आप देखिए ये स्ट्रेट है, लेकिन लिंकेज कौन सी है, बीटा 1,4 लिंकेज। ठीक है, तो ये आज का हमारा था यही। जी वजाहत खान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस मैम, मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पूछना चाहता हूँ कि वो आप कैसे हैंड्स हाइड्रोजन फ्री बॉन्ड उतार के बनाएगा। बोलिए, मुझे आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। मैम अब आ रही है आवाज़ सही? जी अब आ रही है। मैं पूछना था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला आप दोबारा रिपीट कर देंगी जी बिल्कुल, सेलुलोज का। बिल्कुल। ये थैंक देखिए यू। आप, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो है ना, आप ये देखिए इस इनमें ब्रांचिंग है ना, देखिए इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग तो हो तो फिर तो हम कहते हैं जी वो ब्रांचिंग हुई हुई है, आपस में मॉलिक्यूल्स बड़ा टाइटली जुड़े हुए हैं सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे तो कोई ब्रांचिंग भी नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिजिकली आप इनको फोर्स एक्सर्ट भी करते हैं तो इनको कोई खास फर्क सेलुलोज को नहीं पड़ता, ये फौरन से ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है, वजह ये होती है कि ये जो ऊपर इनके हाइड्रोजन एटम्स हैं एक्सपोज, जब एक चेन के ऊपर दूसरी चेन आती है, दूसरी के ऊपर तीसरी आती है, तो हाइड्रोजन एटम्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इन चेन्स के अंदर। चूंकि इन चेन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है तो इस वजह से ये कम्पैक्टली एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाती है। तो इस कम्पैक्ट अरेंजमेंट की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिर ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ जी, क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको? अच्छा चलिए जी, यहाँ तक ही था आज हमारा, और मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप